बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमने ऑर्गेनेल्स वाले टॉपिक में से माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा कि ये जो ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स हैं ये सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। ख़ासतौर पे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सारी यूकैरियोटिक सेल में हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी आउटर स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और इसकी डायग्राम किस तरह से आप बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप डिस्कस करेंगे और इनकी आप हेडिंग्स बना के फिर आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। सेमी ऑटोनमस है यानी नीम खुद मुख्तार है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग अपने आप को रेप्लिकेट करवाने वाली है। दोनों की एक वजह है इन अल्फाजों की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा सेमी ऑटोनमस इसलिए है कि इसका अपना डीएनए मौजूद होता है। सेमी ऑटोनमस इस वजह से है, पहली बात यानी डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से, यानी कि अपनी ये जो प्रोटीन्स हैं वो खुद बना सकते हैं, तो सेमी ऑटोनमस हो गए। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग इस वजह से कि इसका अपना डीएनए, और वो डीएनए इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ये याद रखना है। मगर इसमें जो राइबोसोम है वो 70S है, यानी कि 70 जो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में 70 स्टेट वर्ग जो छोटे साइज़ का राइबोसोम होता है वो मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ओवरऑल जो राइबोसोम होता है इनका नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो 80S का यानी 80 स्वेटबर्ग यूनिट का होता है। इसको आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी फैक्ट्री का भी नाम दिया जाता है, वो हम फंक्शंस में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चूंकि बेटा मैंने बोला कि डबल मेम्ब्रेनस है, इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, उसमें कोई इनफोल्डिंग्स नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है। वो फोल्डेड मेम्ब्रेन है और बहुत सारी कर्व्स बनाती है, और उन कर्व्स को आप नाम देते हैं क्रिस्टा का। एक क्रिस्टा और बहुत सारे हों तो उसको आप कहते हैं क्रिस्टे। बेटा जो क्रिस्टा हैं ये जिस स्पेस में, जिस इंटरनल स्पेस में ये क्रिस्टे बनते हैं उसको आप नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि जो इंटरनल स्पेस है जहाँ पे ये सारी इनर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स बन रही हैं उनको आप नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और इनर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए हैं, उसको आपने क्रिस्टा कहा था, और वो क्रिस्टा स्पेस के अंदर मौजूद होता है। एक और बात याद रखनी है, जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी इनर सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, यानी कि कील नुमा साख्ते होती है, भार होते हैं, उनको आप नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स का, और ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप ये डायग्राम ड्रा भी करें, मिसाल के तौर पे ये जी हम आउटर मेम्ब्रेन बना देते हैं इस तरह से, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये मैं जो ड्रा कर रहा हूँ जी ये है इनर मेम्ब्रेन लाइक दिस, और ये क्रिस्टा बना दिया। इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आप बनाएं, यानी कि आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनर और आउटर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट और क्रिस्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। ये क्रिस्टा है, यानी जो इसका फोल्ड है सो क्रिस्टा, ज़्यादा हो तो क्रिस्टे इसके बाद ही लग जाता है, क्रिस्टे बोलते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है इसकी, यानी कि इनर जो मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पे एक यहाँ स्ट्रक्चर होती है, कील नुमा साख्तें होती हैं, नॉब की तरह की साख्तें इस तरह की, जिनको आप नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स का। और ये F1 पार्टिकल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, तो ये बात आपने ज़रा याद रखनी है। तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टे, और उसके ऊपर लगे हुए हैं ये F1 पार्टिकल्स।
दैट आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन में इनका एक नुमायां किरदार होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये राइबोसोम मैं बता चुका हूँ। ये राइबोसोम जो हमने किए ये साइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पे ही मौजूद होंगे, बाहर वाली साइड पे इनकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। और ये डीएनए है जिस सर्कुलर डीएनए इसमें मौजूद होता है, ना कि इसमें जो यानी कि ओपन डीएनए ओपन चेंज वाला वो नहीं, बल्कि सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे डीएनए मौजूद होता है। और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है, यानी मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है। अब फंक्शंस अगर देखें बेटा तो 3 इसके मेन फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो अमल है इसने करना है, याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सारा प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादातर होती है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा भी पहला ग्लाइकोलाइसिस वाला साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन जो मेन होती है यहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है, इसकी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाले प्रोसेस में यानी हिस्सों में होनी है। फिर क्रेब्स साइकिल है, ये भी आप बेटा फोटोसिंथेसिस में जाके पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन और फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल वगैरह वो वहाँ पे है। उसके बाद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म फैटी एसिड का क्या मतलब है कि फैटी एसिड को मिला के लिपिड्स बना दिए, लिपिड को तोड़ के दोबारा फैटी एसिड बना दिए, तो वो वाले जो प्रोसेसेस हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। और ये एक बात और याद रखनी है, एटीपी को एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो चेंज करना है खुराक से, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लेके एटीपी में चेंज करनी है, वो भी इसी का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। जो हमारी एनर्जी करेंसी है वो आपने 7वें चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। जब इसका एक फॉस्फेट टूटता है यानी इसमें 3 फॉस्फेट हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइफॉस्फेट। तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस होती है। और अगर ये बनाया जाए डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाया जाए तो उतनी ही एनर्जी लगती है। तो इसने जो है एडीपी को एटीपी में चेंज करना है। और खुराक के जो CH बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 5वें नंबर पे आप फंक्शन लिखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं फूड के, उनको तोड़ के इसने एटीपी बनानी है। जो यहाँ से इनको तोड़ने से एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इस्तेमाल करके इसने एटीपी बनानी है। तो यहाँ तक ये बातें बेटा आपने याद रखनी है कि एनर्जी प्रोडक्शन, इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है कि ये सेल का एक पावर हाउस है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेशन, यानी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर वो बातें बता के मेन, उसके बाद स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है। आउटर मेम्ब्रेन आपने कहना है कि दैट इज स्मूथ, नो अनफोल्डिंग आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हैं, वो स्मूथ नहीं है। और वो फोल्डिंग्स को फिर क्रिस्टा की हेडिंग देंगे, इसका बताएंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का बताएंगे, फिर F1 पार्टिकल्स का बताएं, इनका फंक्शन बता दें, फिर डायग्राम बना दें, फिर आप जाके इसके फंक्शंस लिखें और फंक्शंस के बाद आप इसके डायग्राम बने। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।